हाँ चलिए, आज आरो उसकी एक कविता हम पढ़ लेते हैं। हमने काफी दिनों से कोई कविता हमने पढ़ी नहीं है। कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अब ये नाम ही बड़ा अजीब है, देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। सबसे पहली बात है कि दो तीन चीजें। पहले तो जो इसका राइटर है त्रिलोचन, उस राइटर के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि किताबें आपके पास हैं। आप इसे अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने इनकी जो एक प्रतिनिधि रचना है मेरा घर, उसकी कुछ पंक्तियां इन्होंने लिखी है। देखिए ऊपर जो आपके पाठ स्टार्ट हो रहा है, त्रिलोचन कवि परिचय के पहले, कविताएं रहेगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं, भंवर में जखोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं, कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है, कभी कभी पांव है कभी कभी हाथ है। यदि कविताओं की तरह यदि कोई ऐसी हरकत मत करो कि मुझे यहाँ वीडियो पर बोलना पड़े, सीरियस लो, ठीक है ना। ये जो लाइनें कही है, हालांकि ये लाइनें मैं समझाऊंगा तो मूल कविता अपनी रह जाएगी। कविता क्या है, जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि कविताएं सपने हैं, और वो जो सपने हैं ना, जकोर खाती हुई जिंदगी, जैसे नाव है तालाब में या किसी सागर में या नदी में जकोरे खाती इधर उधर से अभी पलटे, पर फिर भी एक उम्मीद के सहारे वो नाव क्या होती है, निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार तूफानों की जिंदगी में कविता क्या होती है, हमें उस जिंदगी से बाहर निकलने में मदद करती है। ये जो सपने हैं, ख्वाब है, वो क्या है, हमारे हाथ भी है, हमारे पांव भी है। क्योंकि यदि आपके पास सपने नहीं है तो आपके पास जिंदगी जीने का मकसद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबसे पहले इनका परिचय देख लीजिए। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। 1917 में इनका जन्म सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंध, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्गान तुम्हें सौंपता हूँ, चेती अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये। और इसके अलावा भी उन्होंने काफी गद्य लिखा है। प्रमुख सम्मान इनका है साहित्य अकादमी और श्लाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार। और सबसे पहली बात है कि त्रिलोचन सिंह की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, आम बोलचाल की शब्दों में लिख देना। देखिए, साहित्य वो जो सीधा दिल में उतरे, और दिल में वो उतरता है जो समझ में आता है, समझ में वो आता है जो अपनी भाषा में होता है। आप बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफिक बात करते हो तो कई बार क्या है कि वो चीजें पढ़ने में तो अच्छी लगती है, पर सीधे हमारे ऊपर से निकल जाती है, जिसे हम मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पर त्रिलोचन जनमानस के कवि थे। और ये जो कविता है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, उनकी जो कविताएं धरती संग्रह में से ये कविताओं को लिया गया है। और इसमें कविता में है क्या, पलायन का लोक अनुभव। पलायन का मतलब होता है अपनी मूल भूमि को छोड़ के, अपनी मातृभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना, चाहे वो किसी भी काम से हो। देखिए, पलायन को मैं अक्सर कहता हूँ वनवास। हम अपने हिस्से के वनवास सब भोग रहे हैं। हमें अपनी जगह से जहाँ हम रहना चाहते हैं वहां मजबूरी में किसी और जगह पर जाना पड़े तो वो क्या है, पलायन है। तो ये जो कविता है पलायन की उस मार्मिक अनुभव को बताती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एक प्रकार से विशेषण है जो किसके ऊपर करारा प्रहार कर रहे हैं, शिक्षा के अंतर्विरोध। जो शिक्षा है ना, आज क्या है, शिक्षा रही क्या है, काले काले अक्षर और कुछ नहीं। और काले अक्षर बेस बराबर ही होते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए तो काले अक्षर बेस बराबर ही होते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कुछ समझ में आता नहीं है। सिर्फ काला है ये समझ में आता है, और काले से परिचित वो सिर्फ अपनी भेषों से होते हैं। तो ये शिक्षा की जो अंतर व्यवस्था है, जो अंतर विरोध है, उसके बारे में ये कविता उजागर करती है। और दूसरी तरफ कि मजबूरियों के चलते किस प्रकार से घर टूटते हैं, किस प्रकार से लोगों को अपनी जमीन से दूर कहीं जाना पड़ता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। जब भविष्य के बारे में एक लड़की है जिसका नाम चंपा है, जो कवि से परिचित है, कवि उससे वार्तालाप करता है, तो उस लड़की के मन का जो गुबार है, वो गुबार क्या होता है, धीरे धीरे उसका सामने आने लगता है। और ये पूरी कविता उसके बारे में बिल्कुल लोकल भाषा में लिखी हुई है, पर इसके कहीं की बहुत ज्यादा मार्मिक अर्थ भी है।
अर्थात कि इसमें जीवन का जो खुरदरा यथार्थ है, जीवन एक रफ्तीला रास्ता नहीं है जिसपे आप आराम से चले जाओ। जिंदगी कांटों भरा रास्ता है जिसपे चलना, जो चलेगा तो उसे कांटों के दर्द का एहसास भी जरूर होगा। अर्थात कि यथार्थ से उसे रूबरू होना पड़ेगा, फेस टू फेस होना ही पड़ेगा। लेट स्टार्ट दिस पोएम। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती की मतलब पहचानती है। चंपा पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की गंवार लड़की है। कवि क्या कह रहा है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। काले अक्षर, जो काले काले अक्षर है, यहाँ कवि सिर्फ अक्षर लिखता तो भी चलता, पर उसने एक विशेषण डाला है, काले काले। क्यों? इसके पीछे गहरी बात है। अर्थात कि जो पढ़ नहीं पाता है उसके लिए उस अक्षरों का कोई औचित्य नहीं है। और सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए पढ़ाना जरूरी होता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि व्यक्ति अक्षरों को नहीं जाने फिर भी शिक्षित हो जाए? पर ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक हमारे यहाँ बनी नहीं है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षरों को नहीं जानती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। लेखक कह रहा है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, क्या करने? जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तब चंपा धीरे से आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। जो मैं पढ़ता हूँ वो चुपचाप सुना करती है। कौन? चंपा सुना करती है। इसका मतलब कहीं की उसके लिए वो ताज्जुब का विषय है। हम किसी चीज के बारे में फोकस कब करते हैं? ताज्जुब लगता है तभी करते हैं। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा, अंदर आ जाओ। हाँ, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वो अक्सर सोचती है कि हाँ, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अब चंपा को किस बात का आश्चर्य होता था कि वो जो काले काले अक्षर है ना, उनसे ये स्वर कैसे निकलते हैं। स्वर किससे निकलते थे? लेखक के मुंह से, क्योंकि वो काले अक्षरों को पढ़ता था, उच्चारित करता था, तो स्वर के साथ उच्चारित करता था। चंपा को आश्चर्य होता था कि इन काले काले अक्षरों से ये आवाजें कैसे निकलती है। उसको ये नहीं पता था कि इन शब्दों से आवाजें नहीं आती है। व्यक्ति बोल रहा है पर उसे लगता था कि ये शब्द है वो आवाजें करने के लिए से मजबूर कर रहे हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। क्या? चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है। चंपा किसकी लड़की है? एक ग्वाले की लड़की है। ग्वाला गाय चराने वाला, उस ग्वाले का नाम क्या है? सुंदर है। गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा का क्या काम है? अपने चौपाइयों मतलब 4 पैर वाले जो पशु होते हैं उन्हें चौपाए कहते हैं। तो चंपा अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाती है? वो चरवाई करने जाती है, मतलब कि उन्हें चराने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है। चंपा के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। चंपा अच्छी है, चंचल है, न ट ख ट भी है। इसलिए को नटखट शब्द साथ में भी लिख सकता था, पर इसने क्या किया कि चारों शब्दों को अलग अलग कर दिया। न ट ख ट, मतलब शब्द बोलते ही हैं, उससे ही शब्द का अर्थ भले किसी को पता नहीं हो, पर इसको बोलने से लगता है कि नटखट है। नटखट शब्द कुछ हमारे हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जो कि जिसका अर्थ पता नहीं भी हो तो पता चल जाता है कि ये शब्द इसका जिसे कहते हैं ध्वन्यात्मक, ध्वनि जैसा अर्थ होता है। तो चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है। क्या करती है? मस्ती भी करती है। बच्ची है तो करेगी। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। अब लेखक जब पढ़ने बैठता है या कुछ लिखने बैठता है तो चंपा क्या करती थी? कभी कभी कलम चुरा देती थी। जैसे तैसे इसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, और जब उसको ढूंढ कर जब वो लाता था, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। और जब वह क्या करता था कि वो कागज लाता था, जब वो कलम ढूंढ के लाता था, इतनी देर में वो कागज को गायब कर देती थी। पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। और जब कागज गायब हो जाता था, पेन होने से क्या फायदा, कागज तो होता नहीं था। मतलब ये बता रहा है कि किस प्रकार से चंपा उसको क्या करती थी? परेशान करती थी। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर।
गोदा मतलब कि लिखना ही हूँ कि तुम दिन भर क्या करते हो, सिर्फ कागज पे लिखते ही तो रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है और चंपा अक्सर पूछती थी, तुम तो पूरे दिन कागज पे लिखते रहते हो कि क्या इस काम को करने में तुम्हें मजा आता है, क्या काम वाकई इतना अच्छा है। और जब वह ये कहती थी तो लेखक हंस लेता था, पर चंपा क्या हो जाती थी, चुप हो जाती थी। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। क्या का लेखक के मन में एक उत्कंठा पैदा हुई। उसने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। मतलब किसी मुश्किल वक्त में क्या होगा, तुम्हारे ये पढ़ना काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। क्या कहा गांधी बाबा, उस समय आजादी का आंदोलन जो चल रहा था उस समय गांधी जी को क्या कहते थे, गांधी बाबा कहा करते थे। हमने उसे बापू बना दिया, फिर बाद में महात्मा गांधी बना दिया। तो कहा करते थे कि तुम थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लो तो काम आएगा। और गांधी बाबा ने भी कहा है कि पढ़ना लिखना सबके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा तुम लोगों की तरह बिल्कुल डोर होगी, छोटी होगी, तुम्हारे मन में भी बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। वो अलग बात है कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है, प्रतिशत का जो घातक बोझ डाल दिया है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने क्या कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। क्या कहा है, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जब उसने कहा कि गांधी बाबा ये कहते कि सबको पढ़ना चाहिए, जब लिखी उसने चंपा को पढ़ने के लिए कहा, चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और सीधा जवाब दे रही है, तुम तो कह रहे हो गांधी बाबा अच्छे हैं, तो गांधी बाबा इतनी बुरी बात कर कैसे सकते हैं कि पढ़ने की बात। इसलिए कहने का मतलब ये है कि उसे पढ़ने की इच्छा नहीं है, वे पढ़ने लिखने की बात गांधी बाबा कैसे कर सकते हैं। और वो अपना फैसला सुनाती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां पढ़ा नहीं करती थी। आज से 20 साल पहले समय को रिवाइंड कर लें तो लड़की ज्यादातर बस पढ़ने की उम्र उसकी कितनी थी, 5वीं तक। 5वीं के बाद तो शादी की तैयारी उसको शुरू हो जाया करती थी। और ये तो 30-40 साल पहले लिखी हुई कविता है, तो उस समय की कंडीशन कैसी आप सोच सकते हो। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। क्या कहा, पढ़ लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है वो बता रहे हैं। ब्याह तुम्हारा होगा, कि आज भी तो कल क्या होगी, तुम्हारी शादी होगी। तुम गोने जाओगी। गोने का मतलब पहले क्या होता था कि ब्याह हो जाता था ना, अपनी भाषा में गोने को कहते हैं आना। आपने बोला दिवाली आना वगैरह होता है ना। पहले क्या होता था कि लड़की बचपन में शादी करा दी जाती थी कम उम्र में, और जब वो समझदार होती थी फिर इसका गोना होता था। गोना मतलब फिर उससे क्या करते थे, अपने ससुराल भेजते थे। तो यह कवि कह रहा है ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। क्या कहा, कुछ दिन जब तुम्हारा गोना होगा, तुम्हारा बालम का मतलब तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, फिर पति जब कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता का मतलब सिर्फ कलकत्ते से नहीं है, कलकत्ते का मतलब कमाने के लिए उसे किसी न किसी शहर में पलायन करना होगा। तुम्हारा पति क्या कह रहे, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब वह कलकत्ता चला जाएगा। तो लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है बड़ी दूर है वह कलकत्ता। क्या कहा, ये कलकत्ता बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी। जब तुम्हारा पति चला जाएगा कलकत्ता तब तुम उसे संदेशा कैसे दोगी। यदि पढ़ोगी लिखोगी नहीं, तुम पढ़ने के लिए कह रही हो, मना कर रही हो, तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो तुम्हारा जो पति है जब कलकत्ता चला जाएगा या कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में चला जाएगा, तब तुम संदेशा कैसे दोगी, पत्र कैसे लिखोगी। क्योंकि उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज तो लेटर लिखना ही नहीं जानते कोई, क्योंकि लेटर कभी लिखा ही नहीं, सीधे फोन पे बात कर लेते हैं। और कोई मैसेज हो तो टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप कर लेते हैं। लेटर वाला मामला तो खत्म हो गया। तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। क्या कहा, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तुमने तो अपने पति को पत्र कैसे लिखोगी, उसे संदेशा कैसे दोगी, वो सही खैर खबर उसकी कैसे लोगी, वो सही हालत में है या नहीं है, वो पत्र तुम्हें जब लिखेगा तो तुम उसके बारे में कैसे जानोगी। इसलिए है चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब लास्ट पद है इसका। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। क्या कहा, तुम लेखकों पर तुम झूठे हो। देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। क्या कह रहा है, चंपा के मन में तो ये कि पढ़ा लिखा व्यक्ति झूठा नहीं होता है,
पर मेरा ये मानना है कि पढ़ने लिखने के बाद ही व्यक्ति झूठ सीखता है। आपकी तमाम किताबें हैं वो आपको क्या कर रही है, झूठ बोलना सिखा रही है। क्योंकि एक पैदा हुआ बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, जब तक वो समझदार नहीं होता है तब तक वो झूठ नहीं बोलता है। छोटे से बच्चे को कहो कि बाहर किसको कहे कि पापा घर में नहीं है, तो वो बाहर जाके कहेगा कि पापा ने यूं कहा है कि वो घर में नहीं है, क्योंकि उसे झूठ बोलना आता नहीं। अभी कोरी स्लेट है जो समाज की झूठेपन की, बेईमानी की, धोखे की जो धूल है उसके ऊपर अभी तक चढ़ी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पाक साफ आईना है, उसका दर्पण बिल्कुल साफ है, उस पे समाज की जो झूठी धूल है वो अभी तक चढ़ी नहीं है। तो चंपा क्या कह रही है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मतलब पढ़ लिख कर तो आदमी झूठा रहता नहीं है, पर तुम तो पढ़ने लिखने के बाद और झूठे हो गए। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, यही तकिया कलाम हर लड़की की लाइन, हट मैं तो शादी नहीं करूंगी। पर मैंने तो किसी को कुंवारा देखा ही नहीं आज तक, सब शादी करते हैं। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, क्या कहा, मैं तो कभी भी ब्याह नहीं करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, क्या हो, और कहीं जो ब्याह हो गया और जो यदि ब्याह कर भी लिया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। क्या कह रही है, और जो भूले भटके मेरा ब्याह हो गया तो मैं मेरे पति को क्या करूंगी, हमेशा साथ में रखूंगी, कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी। अर्थात कि कलकत्ता या कोई भी शहर हो, उस शहर में अपने पति को मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी। और अंतिम लाइन है वो इस किताब की पंच लाइन है इस पाठ की, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब तुम कहोगे इसका क्या अर्थ, बजर गिरे मतलब कि वज्रपात, जैसे जब बारिश वगैरह होती है वज्रपात होता है, बिजलियां चमकना, तूफान उठना या जो बिजलियां गिरना, उसे क्या कहते हैं, वज्र कहते हैं। उसको अपनी भाषा में, जो ठेठ देशज भाषा में क्या कहते हैं, बजर गिरे। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। वो क्या है, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये कि इसमें ये क्यों कहा गया कि कलकत्ते पर वज्र गिरे, क्योंकि वो पलायन के उस दंश को चंपा समझ रही थी। क्योंकि उसे पता था कि यदि पति कलकत्ता गया तो आज ही तो कल उसे भी उसके साथ क्या करना होगा, कलकत्ता जाना होगा, और उसे अपना प्यारा सा जो गांव है उस गांव को छोड़कर क्या करना होगा, उसे जाना पड़ेगा। इसलिए कवि कह रहा है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, क्योंकि पलायन के उस दंश को, उस दर्द को जो चंपा है, जो अबोध लड़की है, जो नादान लड़की है, वो भी उस पलायन के उस दर्द को समझ रही है। और वो नहीं चाहती कि आज ही तो कल उस पलायन का उसका पति या वो कभी शिकार भी हो। इसलिए कवि ने कहा है कि कलकत्ते पर क्या गिरे, बजर गिरे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, मैंने इतने पाठ पढ़ा दिए अभी तक, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई तो ऐसा हो जो कि हिंदी के क्वेश्चन आंसर मुझे करके भेजे। अभी भी आप नहीं कर रहे हो। देखिए कोरोना है, स्कूलें बंद है, पर आपका दिमाग तो बंद नहीं है। कोरोना है तो कभी घड़ी की वो टिक टिक करती हुई सुई आपने देखा कभी रुकी? वो तभी रुकती है जब उसका सेल नहीं होगा। कभी सूर्य ने उगना बंद किया, कभी परिंदों ने चहचहाना बंद किया, कभी सूर्य ने डूबने से मना कहा, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पेट ने कहा कि कोरोना है इसलिए मुझे भूख नहीं है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, 6 महीने से वो बंद किया। तुम्हारे सब दैनिक काम बिल्कुल डेली चल रहे हैं। तो ये मान के चलो कि स्कूल चल रहे हैं, ये मान के चलो कि हम पढ़ रहे हैं। मानना क्यों पढ़ रहे हैं, हम वाकई पढ़ रहे हैं। हमने इस किताब के 12 से 15 पाठ तो हमने पढ़ लिए, याद है ना। पर अभी तक किसमें उस एक पेज का इंतजार कर रहा हूं कि जो मेरे तक आएगा और जो मुझे क्या करेगा, एज ए होमवर्क मुझे सेंड करेगा। आई विल वेट। मैंने अपना काम पूरी ड्यूटी के साथ किया, कर्तव्य परायण के साथ किया। आप अपनी ड्यूटी के साथ खड़े नहीं उतर पा रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम विल बी प्रॉब्लम। मैंने काम जिम्मेदारी से किया, अर्थात कि मैं आईने में जब शक्ल देखता हूं तो मुझे अपने आप पे शर्म नहीं आती है। और पिछले 1 महीने से आपको शर्म आ रही है, आपको वो आपकी शर्म मुबारक और मुझे मेरी मेहनत मुबारक। धन्यवाद। करो नहीं करो आपकी मर्जी। चलिए, सब बात वीडियो देखने वालों पर भी लागू हो रही है।